गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। ये अधिवेशन क्या था, क्या इसकी अहमियत थी, क्यों ये अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में इतना महत्व रखता है, ये आज के इस ई लेक्चर में हम जानेंगे। आइए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 को समझें। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन को समझने के लिए पहले हमें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ उसको समझना आवश्यक है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। इस समय तक महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे और वो प्रथम महायुद्ध हो चुका था, अतः वो अंग्रेजों के जो धृष्टतापूर्ण रवैये से परिचित थे और वो सरकार के इन कार्यों के विरुद्ध एक असहयोग आंदोलन चलाने के लिए दृढ़ निश्चय हो चुके थे। उन्हें विश्वास था कि मुसलमान इस विषय पे उनकी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि तुर्की के प्रश्न पर वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होकर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था। जब मैंने आपको लखनऊ अधिवेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये तुर्की का प्रश्न क्या था। अंग्रेजों ने जब बहुत सुनियोजित तरीके से हिंदू मुस्लिम अलगाव पैदा करने की कोशिश की थी, उस समय सडनली 1912 के करीब परिस्थितियां बदलने लगी थी और ये परिस्थितियां इसलिए बदली कि 1912 और 13 में टर्की के विरुद्ध बाल्कन युद्ध हुए। इसमें अंग्रेजों की सहानुभूति टर्की के साथ बिल्कुल नहीं थी। टर्की के जो सुल्तान थे संसार भर में मुसलमानों के खलीफा यानी आध्यात्मिक मुखिया माने जाते थे, इसलिए भारत के मुसलमानों की सहानुभूति टर्की के साथ थी और अंग्रेजों के प्रति उनकी एक नाराजगी थी। जब 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ा तो टर्की के सुल्तान ने जर्मनी का साथ दिया और अंग्रेजों का एक तरह से घोर विरोध किया और इसीलिए भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने मुसलमानों का साथ दिया था। इसीलिए इस समय महात्मा गांधी को ये विश्वास था कि मुसलमान भी उनके इस प्रश्न में उनका सहयोग करेंगे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए महात्मा गांधी के प्रयत्नों से कलकत्ता में सितंबर 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों के पास अब कोई चारा नहीं है और इसलिए महात्मा गांधी एक तरह से असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं और वो उसके लिए तैयार है पूरी तरह से। तो इस रूप में जो सारे प्रस्ताव का सार था वो ये था कि पंजाब और खिलाफत की गलतियों को ठीक करने के लिए और स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिवेशन में बहुत अधिक मुस्लिम प्रतिनिधि तो नहीं आए थे, पर एक बड़ा तबका मुस्लिम प्रतिनिधियों का था। पंडित मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं में मैं जैसा पहले भी बता चुकी हूँ, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने महात्मा गांधी के प्रस्ताव का समर्थन किया, परंतु देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मदन मोहन मालवीय और एन.ए. बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इस अधिवेशन के सभापति लाला लाजपत राय को भी इस प्रस्ताव से कोई ज्यादा सहानुभूति नहीं थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो चुका था। उनका, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो चुका था। महात्मा गांधी को मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन के कारण बहुमत प्राप्त हो गया था। महात्मा गांधी और अली बंधुओं ने सारे देश की यात्रा करके असहयोग आंदोलन के पक्ष में सारे वातावरण को बनाया था, इसीलिए अधिकांश प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो ये कलकत्ता का अधिवेशन है जो सितंबर 1920 में बुलाया गया था। ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। उसके बाद आया कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जहां स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पुनः इसका समर्थन किया और इस हेतु कांग्रेस के संगठन में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य
यानी स्वराज घोषित किया गया। इसके पहले कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन था, परंतु उग्रवादी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे और वो ब्रिटिश साम्राज्य से सारे संबंध तोड़ना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। ये इसका एक महत्व है। इसलिए नागपुर अधिवेशन में एक तो स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया और साथ ही साथ उन्होंने जो अपना जो असर है भारतीय राजनीति में उग्रवाद का, वो भी यहाँ पे स्पष्ट झलकता है, जिसमें उन्होंने अब तक वो स्वशासन की मांग कर रहे थे, अब उन्होंने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। यहाँ पर स्पष्ट ये भी किया गया कि स्वराज्य का अर्थ क्या है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य को संभवतः प्राप्त किया जाए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर से भी प्राप्त किया जा सकता है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस सारे शांतिपूर्ण और उचित उपायों को भविष्य में अपना सकती है, ऐसा भी उन्होंने माना। पहले कांग्रेस ने केवल संवैधानिक उपायों द्वारा ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति की घोषणा की थी, जो उदारवादियों का मत था। सब उचित उपाय अपनाने से कांग्रेस अब केवल स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र ही नहीं भेज सकती थी, बल्कि कर न देने के आंदोलन को भी शुरू कर सकती थी। तो इस तरह से जो एक ट्विस्ट है कांग्रेस की नीति में, वो इस नागपुर अधिवेशन में दिखता है। स्वराज्य की मांग उन्होंने रखी, साथ ही केवल संवैधानिक साधनों को ही वो अपनाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, ये भी क्लियर कर दिया कि वो उसके अलावा भी आंदोलन कर सकते हैं। और जो कांग्रेस की कर न देने की नीति थी, उस पे भी इस समय अमल किया गया। हालांकि इस आंदोलन से या इस तरीके से जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लिबरल वैसे भी कांग्रेस से अलग हट चुके थे। तो ये जो नागपुर कांग्रेस है, उसमें जो कांग्रेस का रवैया था ब्रिटिश शासन के प्रति, उस और उनके जो लक्ष्य थे, उसमें एक परिवर्तन आया और इसीलिए ये महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। इस रूप में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हमने ये समझा कि कलकत्ता अधिवेशन के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया, उसको सहमति दी गई, जबकि नागपुर अधिवेशन में महत्वपूर्ण दो बातें जो जिसको आइडियोलॉजिकल शिफ्ट दिख रहा था कांग्रेस का, वो स्पष्ट हुआ। पहली बात, स्वराज्य की मांग यहाँ पर रखी गई, और दूसरी चीज कि अब केवल संवैधानिक तरीके से ही लड़ाई होगी, इस बात से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इस नागपुर अधिवेशन में किस कार्यक्रम को असहयोग आंदोलन के किस कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया, जिसकी पुष्टि उन्होंने नागपुर अधिवेशन में की। वो कार्यक्रम क्या था, तो उसको हम देखेंगे। और उसमें सबसे पहली चीज थी विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का प्रयोग। कांग्रेसियों को चरखा काटने का आदेश दिया गया और लाखों जुलाहों को घर में कपड़ा बनाने के लिए उत्साहित किया गया। तो पहली चीज थी बहिष्कार और स्वदेशी माल का प्रयोग। दूसरी चीज थी उपाधियों और अवैतनिक जो पद थे उनका त्याग। तीसरी चीज थी स्थानीय संस्थाओं से नामजद सदस्यों का त्यागपत्र, यानी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनमें जो लोग कार्य कर रहे हैं वो अपने पदों को भी छोड़ेंगे विरोध स्वरूप। चौथी चीज थी सरकारी दरबारों में उपस्थिति देने से इनकार। अगली बात थी धीरे धीरे सरकारी स्कूलों अथवा सरकारी सहायता से चलाए जा रहे स्कूलों से बच्चों को निकालना। छठी बात थी ब्रिटिश कचहरियों का वकीलों तथा विवादियों द्वारा धीरे धीरे बहिष्कार। सातवीं जिस कार्यक्रम पे सहमति हुई वो थी अंग्रेजों द्वारा सुधारी हुई नई धारा सभाओं यानी विधान मंडलों के चुनावों में से जुड़े हुए उम्मीदवारों को बिठाना और मतदाताओं द्वारा ऐसे चुनावों में वोट न देना।
8वीं मांग थी सैनिक, क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाओं को अर्पित करने से इनकार करना, कि विदेशों में भारतीय अपनी सेवाएं नहीं देंगे, इसका भी इनकार करना। इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी नौकरियों, कौंसिलों, न्यायालयों और स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी अपनाए। माने कि हम एक तरफ बहिष्कार करेंगे, ये तो एक तरह से नकारात्मक तरीका है, लेकिन रचनात्मक तरीका है कि तो फिर क्या करेंगे। तो वो रचनात्मक कार्यक्रम भी कांग्रेस ने अपना दिया और उसमें उन्होंने कहा, पहली चीज सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे पढ़ाने की बजाय अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलना और उसमें बच्चों को पढ़ाना। दूसरी चीज सरकारी न्यायालयों की बजाय अपनी अदालतें स्थापित करना, जहां पंच उन झगड़ों का फैसला करे जिनको लोग सरकारी न्यायालयों में ले जाते हैं। तीसरी चीज घर घर में चरखा चलाना, सूत काटना। चौथी चीज हिंदू मुस्लिम एकता को पक्का करना और पांचवी चीज छुआछूत को दूर करना। तो इस प्रकार नागपुर कांग्रेस 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सहमति मिली। असहयोग आंदोलन का क्या कार्यक्रम तय होगा वो भी यहाँ पे सहमत हुआ, और साथ ही मैंने जो आपको पहले बताया कि नागपुर कांग्रेस में कांग्रेस के अंदर जो विचारधारात्मक परिवर्तन था वो भी स्पष्ट रूप में सामने आया। इस सब के बाद महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, प्रस्ताव तो पारित हो ही चुका था, यह आंदोलन की शुरुआत हुई और महात्मा गांधी ने देश भर में दौरा किया, लोगों को इसके लिए उत्साहित किया कि वो इसमें भाग लें। विभिन्न प्रकार से जो बहिष्कार कार्यक्रम है उनमें हिस्सेदारी दें, और उन्होंने ही नहीं, डॉक्टर जो अंसारी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इन सभी मुस्लिम नेताओं ने भी देश भर में घूम घूम के लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हजारों मुसलमान और हिंदुओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। बहुत बहिष्कार का जो कार्यक्रम था वो बहुत बहुत तेजी से पूरे भारत में फैला, यहाँ तक कि नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आना था। कांग्रेस ने उनके बहिष्कार का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन की तरफ बहुत ही कठोर रुख इख्तियार किया। उन्होंने महात्मा गांधी के अतिरिक्त सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और जब 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आए तो उनका वहां पर किसी ने स्वागत नहीं किया, पूरी हड़ताल मनाई गई और इस तरह से चारों तरफ ये आंदोलन बहुत सक्रियता से हुआ। ये आंदोलन कितना तेज हुआ पूरे भारत में, वो सारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो पढ़ते हैं विद्यार्थी वो जानते हैं। और इतना तेज था कि एक बार पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि शायद भारत को इसी आंदोलन के बाद आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लोग जो बहिष्कार और इस जो असहयोग आंदोलन को इतनी तेजी से जब वो फैल रहा था, तो ऐसी तेजी के अंदर एक दिन जो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे उत्तेजित भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस चौकी पे आग लगा दी और जिसमें कई सिपाही मारे गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी, जो कि पूर्णतया हिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे, उन्होंने घोषणा करके इस आंदोलन को तुरंत समाप्त कर दिया और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन भारत में अनटाइमली खत्म हो गया। हालांकि इस महात्मा गांधी के इस कार्य से बहुत सारे कांग्रेसी बहुत नाराज हुए, वो बहुत असंतुष्ट हुए, लेकिन महात्मा गांधी चूंकि उनका अपना जो कार्य के तरीके थे या किस प्रकार के साधन उनको चयनित करने, उसके लिए वो बहुत स्पष्ट थे। अतः असहयोग आंदोलन इस समय 1922 में समाप्त हो गया। तो आज आपने पढ़ा नागपुर अधिवेशन और उसकी अहमियत क्या थी नागपुर अधिवेशन की, ये हमने आज जाना। धन्यवाद।